शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। फ्यूचर में इंसानों के बीच अपने रिलीजन को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ गई। एक साइड थे सोल के मानने वाले रिलीजियस इंसान यानी मिथरेक, और दूसरी साइड थे किसी भी रिलीजन को न मानने वाले नास्तिक यानी एथियस्ट। इंसानों ने अपनी इस लड़ाई में मॉडर्न हथियारों के साथ साथ रोबोट्स या एंड्रॉइड्स की भी मदद ली थी, जिसके कारण इस लड़ाई में अर्थ की अच्छी खासी बैंड बज गई। फिर अर्थ को तबाह करने के बाद मिथरेक स्पेस में किसी और हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश में निकल गया। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है दो एंड्रॉइड्स यानी मदर और फादर से, जो यहाँ प्लैनेट केपलर 22b पर ह्यूमंस के नेक्स्ट जनरेशन को टेस्ट करने के लिए आए हैं। अब इन्हें यहाँ किसने भेजा और इनके यहाँ आने का मेन मकसद क्या है, वो सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लैंडिंग के दौरान इनकी शिप यहाँ मौजूद एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। मदर और फादर शिप के गिरने से ठीक पहले अपने सामान को निकालने में कामयाब होते हैं। फिर मदर अपने साथ लाए ह्यूमन एम्प्लॉइज की मदद से 6 बच्चों को जन्म देती है, सारे अलग अलग रेस के बच्चे। फिर दोनों एंड्रॉइड्स यहाँ पर अपनी एक छोटी सी कॉलोनी बनाकर और स्पेस मूल्यों को उगाकर अपना गुजारा शुरू करते हैं। देख के लग रहा है कि यहाँ इनका काम बस इतना ही है, एक प्लैनेट को ढूंढकर ह्यूमंस की नई कॉलोनी बना दो। एंड्रॉइड्स चाहते हैं कि वो आने वाली पीढ़ी के ह्यूमंस को रिलीजन से दूर रखें। ना ही इनके बीच रिलीजियस डिफरेंसेस होंगे और ना ही ये आपस में लड़ेंगे, और इनकी सोच भी थोड़ी लॉजिकल हो जाएगी। मतलब इनके सारे बच्चे नास्तिक होंगे, और ये इधर का काफी स्ट्रिक्ट रूल है। गलती से भी अगर मदर ने इन्हें प्रे करते हुए देख लिया तो बस खत्म समझो। मदर और फादर दोनों जानते हैं कि एक दिन इनकी रोबोट बॉडीज काम करना बंद कर देगी। बस इससे पहले कि इनका ब्रेकडाउन हो, उन्हें यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि आने वाली ह्यूमन जनरेशन इनके बिना जिंदा रहना सीख सके। इसीलिए ये अपने बच्चों से स्पेस मूल्यों की खेती करा रहे हैं, उनको घर बनाना सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें रिलीजन के डिसएडवांटेजेस भी बता रहे हैं, ताकि ये लोग हमेशा नास्तिक बने रहें। एक दिन इनकी बेटी टैली रास्ता भटक कर गायब हो जाती है। इन्हें लगता है कि शायद टैली यहाँ मौजूद गड्ढों में से किसी एक गड्ढे में गिर गई। फिर एक एक करके इनके सारे बच्चे मरने लगते हैं और सिर्फ कैंपियन अकेला जिंदा बचता है। फादर को आसमान में मिथरेक की शिप दिखती है, और फिर ये कैंपियन के साथ अपनी उस गड्ढे में पड़ी शिप की मदद से इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फादर को अब लगने लगा है कि मदर धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रही है, और अगर इसे अपने बेटे कैंपियन को बचाना है तो उसे मिथरेक के हवाले करना पड़ेगा। बट ये कमजोर रस्सी की वजह से अपने मिशन को पोस्टपोन करते हैं, किसी और दिन आकर मजबूत रस्सी से ट्राई करेंगे। इसी दौरान मदर को पता चलता है कि उसके अंदर पावर्स हैं, वो कोई आम बच्चा पालने वाली रोबोट नहीं है। मदर ये भी समझ जाती है कि कैंपियन और फादर मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। फिर इसके चिल्लाने के बाद कैंपियन इसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने फादर की मदद से ह्यूमंस को कांटेक्ट करने की कोशिश की। ये सुनते ही गुस्से में मदर जाकर फादर पर भड़क पड़ती है, और फिर फादर की बहकी बहकी बातें सुनने के बाद वो उसका प्रोसेसर निकालकर उसे शट डाउन करती है। जैसे ही कैंपियन को फादर के शट डाउन होने के बारे में पता चलता है, वो मौका देखकर उस शिप की मदद से ह्यूमंस को सिग्नल भेजता है। फादर को मारने के बाद मदर का भी जबरदस्त ब्रेकडाउन होने लगता है। ये देखकर कैंपियन वहीं बाहर ग्राउंड में अपने मदर के साथ सो जाता है। अगली सुबह मिथरेक का एक ग्रुप लेड बाय मार्कस इनकी कॉलोनी को ढूंढ लेते हैं। मिथरेक को लगता है कि शायद कैंपियन उनकी प्रोफेसी का हिस्सा है, एक ऐसा बच्चा जो इनका मसीहा बनकर मिथरेक की सारी मिस्ट्री सॉल्व करके ह्यूमैनिटी को लीड करेगा। फिर ये प्लान बनाते हैं कि अपने साथ लाए एंड्रॉइड की मदद से मदर को ठिकाने लगाकर ये कैंपियन को अपने साथ लेकर जाएंगे। पर जल्दी ये समझ जाते हैं कि मदर कोई आम एंड्रॉइड नहीं बल्कि एक उड़ने वाली सुपर पावर्ड किलिंग मशीन है। वहां मौजूद सारे मिथरेक को अपनी सुपरसोनिक आवाज से मारकर मदर मार्कस का पीछा करते हुए उसके शिप तक पहुंच जाती है। फिर मार्कस को शिप से बाहर फेंककर मदर मिथरेक की मेन शिप यानी आर्क पर हमला कर देती है। यस, मदर अगर चाहे तो अपना रूप भी बदल सकती है। ओके, यहाँ मदर आर्क में मौजूद सारे अडल्ट मिथरेक की धज्जियां उड़ाकर उनकी शिप को केपलर 22b पर क्रैश कर देती है, और मार्कस की शिप की मदद से उनके बच्चों को लेकर नीचे आती है। नीचे खड़े मार्कस और कैंपियन निढाल होकर उस आर्क को क्रैश होते हुए देखते हैं। फिर मदर अपने साथ लाए 5 नए ह्यूमंस बच्चों को कैंपियन से मिलवाती है। ओके, फ्लैशबैक टाइम। 2145 में चले रिलीजियस वॉर के दौरान हमारी मुलाकात होती है केलब और मैरी नामी 2 एथियस्ट सोल्जर से। फिर ये दोनों एक मिथरेक रोबोट की मदद से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मार्कस और सू का भेस लेते हैं, और जाकर असली मार्कस और सू को मारने के बाद मिथरेक ग्रुप में इनकी जगह ले लेते हैं। यहाँ इन्हें यह भी पता चलता है कि असली मार्कस और सू का एक बेटा भी है, मतलब उन्हें भी इसकी भी देखभाल करनी पड़ेगी। तो ये भाई साहब एक्चुअल में एथियस्ट हैं। ये दोनों फिर अपने बच्चे पॉल को लेकर बाकी मिथरेक के साथ आर्क में बैठकर अर्थ को छोड़कर चले जाते हैं। नाउ बैक टू प्रेजेंट टाइम। मदर अपनी आंखों को उस मरे हुए एंड्रॉइड की आंखों से रिप्लेस करती है, इंडिकेटिंग कि उसके असली पावर्स उसकी आंखों से कनेक्टेड हैं। मदर एक निहायत ही पावरफुल एंड्रॉइड यानी नेक्रोमैंसर हैं।
फिर इसी एंड्रॉइड का प्रोसेसर निकालकर मदर फादर को जिंदा करती है। दूसरी तरफ मार्कस कैंपियन की छोटी रस्सी से अपने आप को गड्ढे के किनारे पर बांधकर अपनी बॉडी को गर्म करता है। कैंपियन फादर को फिर से जिंदा देखकर काफी खुश है और फिर ये सारे साथ मिलकर अपनी नई फैमिली के साथ डिनर करते हैं। फिर मदर इन्हें यहाँ के नए रूल समझाती है कि नो रिलीजन बातें एंड नो प्रेयर, और इतना बोलकर इन सारों से इनके सोल पेंडेंट छीन लेती है। ओह बाय द वे, इन नए 5 बच्चों में मार्कस का बेटा पॉल भी शामिल है। फादर का भरोसा जीतने और उसे थोड़ा स्पेशल फील करवाने मदर उसे अपने आंखों की सीक्रेट लोकेशन दिखाती है। इसने अपनी आंखों को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ पर छुपा कर रखा है। रात में अपने नए सिबलिंग से बात करते दौरान कैंपियन को पॉल का पालतू चूहा बहुत पसंद आता है। फिर पॉल हंटर के थोड़ा फोर्स करने के बाद जबरदस्ती वो चूहा कैंपियन को देता है। यहाँ हंटर कैंपियन को बताता है कि उसके पहले सिबलिंग्स की मरने की वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि मदर है। मदर ने ही शायद एक्सीडेंटली अपने नेक्रोमेंसर पावर्स की मदद से धीरे धीरे अपने ही बच्चों को मार डाला। फिर ये पांचों कैंपियन के मना करने के बावजूद भी चुपके से प्रे करने लगते हैं। जैसे ही मदर को कैंपियन के नए पालतू चूहे के बारे में पता चलता है, वो उस पर गुस्सा होकर वो चूहा वापस पॉल को देने के लिए कहती है और पॉल को उसका पालतू चूहा वापस मिल जाता है। मदर भाप लेती है कि टेम्पेस्ट प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसे दूसरे बच्चों से अलग करके स्पेशल रूम में रखती है। यहाँ टेम्पेस्ट इसे बताती है कि इसका बच्चा उसकी मर्जी से नहीं हुआ। जब ये लोग हाइबरनेशन में थे तब इनके चर्च के सेकंड हाईएस्ट रैंक मेंबर ने इसका रेप किया था। टेम्पेस्ट इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, बट फिर मदर इसे समझाती है कि उसके साथ जो भी हुआ है उसमें इस मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं, तो इसकी सजा बच्चे को क्यों। मदर का ये वाला रूप देखकर टेम्पेस्ट काफी हैरान होती है। एक रात अचानक इनके ऊपर कुछ एलियन जंगली जानवर हमला करते हैं। मदर को पता चलता है कि किसी ने उसकी आंखें चुरा ली। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये फादर ने किया था, बट बाद में इन्हें पता चलता है कि इसके पीछे तो कैंपियन का हाथ है। कैंपियन से आंखें छीनकर फादर उन्हें मदर के हवाले कर देता है। फिर मदर अपनी आंखों की मदद से नेक्रोमेंसर रूप में आकर सारे जानवरों को मार देती है। इस हादसे में टेम्पेस्ट भी बाल बाल उन जानवरों का शिकार बनने से बच जाती है। मदर और फादर ये सोचकर परेशान हैं कि पिछले 12 साल में पहली बार इन्हें पता चला है कि यहाँ इनके अलावा और भी कोई रह रहा है। यही जानवर फिर जाकर मार्कस को गड्ढे में ढकेल देते हैं, बट रस्सी से बंधे होने की वजह से वो बच जाता है। थोड़ी देर बाद मिथ्रेक के सोल्जर मार्कस को ढूंढकर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। इस हादसे के बाद सारे बच्चे काफी डर गए हैं। इन सबको अब यहाँ से कहीं दूर सेफ जगह पर जाना है। मदर इन्हें बताती है कि टेम्पेस्ट की डिलीवरी होने तक वो कहीं नहीं जा सकते। ये सुनते ही सारे एकदम शॉक होकर टेम्पेस्ट को घूरने लगते हैं। ऊप्स, अर्थ से केपलर 22b का सफर 13 साल लंबा है, तो सफर के दौरान सारे पैसेंजर हाइबरनेशन मोड में होते हैं। इनकी बॉडीज तो हाइबरनेटेड है, बट अगर ये चाहें तो अपने दिमाग की मदद से वर्चुअली सारे पैसेंजर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी वर्चुअल वर्ल्ड में मार्कस और सू धीरे धीरे अपने बेटे पॉल के करीब आने लगते हैं। ये लोग भी अब उसे अपने असली बच्चे जैसा प्यार करने लगे हैं। प्रेजेंट टाइम में मार्कस को होश आते ही वो सबसे पहले पॉल के बारे में पूछता है। यहाँ सू उसे बताती है कि पॉल भी बाकी बच्चों के साथ अब नेक्रोमेंसर के कब्जे में है। मदर के हमले के बाद अब बस यहाँ इतने ही मिथरेक्स जिंदा बचे हैं, उसमें भी 2 एंड्रॉइड्स हैं। दूसरी तरफ हंटर कैंपियन को बताता है कि ये एंड्रॉइड्स इन्हें जंगली जानवरों के बारे में झूठ बोल रहे हैं ताकि उनके डर से कोई यहाँ से भागे ना। कैंपियन को याद आता है कि इससे पहले भी मदर एंड फादर ने इसे ऐसी झूठी कहानियां सुनाई थी सरपेंट्स के बारे में, ताकि कोई फिर से उन गड्ढों की तरफ ना जाए। डिनर के दौरान हंटर और टेम्पेस्ट के बीच उसके होने वाले बच्चे को लेकर जबरदस्त झगड़ा होता है, क्योंकि हंटर का मानना है कि टेम्पेस्ट को अपने बच्चे का नाम उसके रेपिस्ट के नाम पर रखना चाहिए, क्योंकि रेपिस्ट होने के बावजूद भी वो चर्च का एक रिस्पेक्टफुल मेंबर था। ये सुनते ही टेम्पेस्ट हंटर को थप्पड़ मारती है और फिर टेम्पेस्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। धीरे धीरे बाकी बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगती है। कैंपियन को अब लगने लगा है कि शायद हंटर ठीक कह रहा था, मदर ही एक्सीडेंटली अपने बच्चों की जान ले रही है। मदर अपने नेक्रोमेंसर फॉर्म में आकर उस क्रैश्ड आर्क की तलाशी लेने जाती है ताकि वो अपने बच्चों का इलाज करने वहां पर कुछ दवाइयां ढूंढ सके। नेक्रोमेंसर को अपनी तरफ आता देख सारे मिथरेक जमीन के अंदर छुप जाते हैं। मार्कस अपने लीडर को बताता है कि ये वाली नेक्रोमेंसर उनके खिलाफ है। मार्कस को लगता है कि शायद किसी एथियस्ट ने इसे रीप्रोग्राम करके अपने जैसा बना दिया है। जब मदर आर्क से दवाइयां लेकर वापस लौट रही थी तब उसका सामना मिथरेक के एक एंड्रॉइड से होता है। मदर इसे बड़ी आसानी से मारकर वहां से चली जाती है। जब ये सब चला था तब कैंपियन फादर को चकमा देकर सारे बच्चों समेत वहां से भाग जाता है। मार्कस और सू समझ जाते हैं कि मदर यहाँ पर दवाइयां लेने आई थी, तो इसका मतलब सारे बच्चे अभी तक जिंदा हैं। अब बस इन्हें अपने लीडर को मनाकर बच्चों को तलाश करने निकलना है। जंगल में भागते हुए पॉल बाकी सब बच्चों से अलग हो जाता है। फिर पॉल टैली की आवाज का पीछा करते हुए एक गड्ढे में अटक जाता है। पता नहीं ये टैली कैसे जिंदा है अभी तक, काफी क्रीपी गाने गाती है ये। फादर मार्कस की शिप की मदद से बच्चों की लोकेशन का पता लगाता है और उन्हें ढूंढकर वापस घर लेकर जाता है। यहाँ फादर को एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है
उनके बच्चों के मरने की और बीमार पड़ने की वजह मदर नहीं बल्कि ये स्पेस मूलियां हैं। ये स्पेस मूलियां एक्चुअल में रेडियो एक्टिव हैं जो धीरे धीरे सारे बच्चों को मार रहे हैं। ये सुनकर मदर और कैंपियन दोनों को काफी राहत मिलती है। होल्ड ऑन, सबके लिए ये मूलियां जहरीली हैं, बट कैंपियन पर इनका कोई असर नहीं हुआ। कैंपियन रेडिएशन प्रूफ है क्या? अचानक वो एलियन जानवर कैंपियन पर हमला करता है, बट समय रहते वहां पर फादर आकर उस जानवर को एक झोपड़ी में बंद कर देता है। फिर मदर जंगल में अटके पॉल को ढूंढ लेती है। बाल बाल बच गया भाई। दूसरी तरफ मिथरेक को रेगिस्तान में दफन एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। इसके सिमेट्रिकल शेप को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे किसी खास काम के लिए बनाया गया है। उस पत्थर के अंदर से निकलती गर्मी को देखकर सारे मिथरेक उसके सामने झुककर प्रे करने लगते हैं। अपेरेंटली ये भी इनकी प्रोफेसी का हिस्सा है, मतलब वो लोग सही रास्ते पर हैं। फादर को अब लगने लगा है कि वो अब इनके किसी काम का नहीं, एक भी काम ढंग से किया है कि इसने। फिर अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने फादर डिसाइड करता है कि वो उस जंगली जानवर को मारकर उससे अपने बच्चों का पेट भरेगा। बट कैंपियन इस बात के सख्त खिलाफ है। वो चाहता है कि किसी जानवर की जान लेने से पहले उन्हें फूड का कोई अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना चाहिए, और अगर कुछ नहीं मिला तो आखिरी ऑप्शन होगा उस जानवर को मारकर खा जाओ। फादर और कैंपियन दोनों मिलकर जंगल में दूसरी सब्जियों की तलाश में निकलते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, उन्हें कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे अब मदर और टेम्पेस्ट का रिलेशनशिप सुधरने लगा है। फिर मदर इनसे छीने मिथरेक पेंडेंट्स को पिघलाकर उससे एक चाकू बनाती है, और इसकी मदद से सारे बच्चों के ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर उन्हें दूर जंगल में छुपा देती है। ये वही ट्रैकिंग डिवाइसेस है जिन्हें मार्कस और सू ट्रैक कर रहे हैं। तो अब इन्हें लगता है कि शायद मदर ने अपना लोकेशन चेंज कर दिया। तभी इनके लीडर की दूसरी एंड्रॉइड मार्कस को मारने की कोशिश करती है, बट समय रहते सू उसे बचा लेती है। ऑब्वियसली ये काम उनके लीडर का है। उसे अब मार्कस और सू पर शक होने लगा है, इसलिए वो मार्कस से छुटकारा पाना चाहता है। सू उनके ग्रुप में इकलौती ऐसी है जिसे थोड़ा बहुत मेडिकल नॉलेज है, तो वो जिंदा रहेगी तो चलेगा, बट मार्कस नहीं। मार्कस भी फौरन इस बात को समझ जाता है और फिर वो अपने लीडर को टपकाने की प्लानिंग करने लगता है। कैंपियन चुपके से जाकर उस एलियन को भगाने की कोशिश करता है, पर समय रहते फादर आकर उसे रोक लेता है। अब मदर और फादर दोनों को ये टेंशन है कि ये कैंपियन की अच्छाई एक दिन उसकी जान लेके रहेगी। फिर फादर सारे बच्चों को जमा करके उन्हें अपने करंट सिचुएशन के बारे में समझाता है कि देखो, अगर जिंदा रहना है तो इस एलियन को मरना पड़ेगा। हम लोग आज हैं तो कल नहीं, इसीलिए तुमको भी ये मरने मारने वाला काम तो सीखना ही पड़ेगा। एक लड़की डेयरिंग करने की कोशिश करती है, बट उल्टा उस एलियन को जख्मी करके डर के मारे सबके साथ वहां से भाग जाती है। बेचारा फादर रे, बेचारा फादर, कोई नहीं सुनता भाई तेरी। मदर जंगल में पड़े हाइबरनेशन पॉड को यूज करके अपने आप को इसके वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, ताकि इसकी मदद से वो अपनी पुरानी यादों को वापस जी सके। फाइनली मार्कस का अपने लीडर को मारने वाला प्लान सक्सेसफुल होता है, और वो उसे पत्थर से निकली आग की मदद से जलाकर राख कर देता है। इस करिश्मे को देखकर सारे समझ जाते हैं कि मार्कस में जरूर कोई बात है, और फिर सब जाकर उस पत्थर से लिपट जाते हैं उसकी गर्मी हासिल करने। मार्कस सू को बताता है कि उसने कोई आवाज सुनी थी, और उसी के बाद ये आग वाला करिश्मा हो गया। वेट व्हाट? ये सोल रियल है कि क्या? ये सुन के सू भी थोड़ा टेंशन में आती है। दूसरी तरफ भूख से परेशान टेम्पेस्ट मदर का बनाया चाकू लेकर उस एलियन जानवर का पेट चीर डालती है, बट बाद में उसे पता चलता है कि वो एलियन प्रेग्नेंट थी। याइक्स। मार्कस लैंडस्लाइड सपोर्ट के साथ मिथरेक का नया लीडर बन जाता है, तो दूसरी तरफ मदर और सारी फैमिली बैठकर मस्त एलियन मटन खा रहे होते हैं। सारे नहीं, पॉल और कैंपियन को छोड़कर बाकी सारे। शिप के रिमेन्स की तलाशी लेते वक्त मिथरेक को अंदर टेम्पेस्ट का रेपिस्ट मिलता है। इसने और भी ऐसे बहुत सारी लड़कियों का रेप किया था। यह बंदा अपनी पर्सनल चलती फिरती जेल में है। मार्कस का मानना है कि उन्हें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए, ये नेक्रोमेंसर से लड़ाई के दौरान इनके काम आ सकता है। कैंपियन और पॉल देखते हैं कि वो एलियन जानवर जिंदा रहने के लिए गड्ढों में लगी काई खा रहे हैं। अब ये इनके लिए अच्छा है तो शायद ह्यूमंस के लिए भी अच्छा ही होगा। फिर कैंपियन रस्सी की मदद से काई का सैंपल निकालकर अपने साथ लेकर जाता है, जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होती। गुड जॉब। फिर हम देखते हैं कि वो रेपिस्ट आधी रात को सोल से प्रे कर रहा है। अपेरेंटली उसने ये सारे रेप सोल के कहने पे किए थे। उसे भी मार्कस की तरह ही आवाजें सुनाई दी थी। मार्कस के लीडर बनने के बाद से ही कैसिया नाम की एक मेंबर इस पर लगातार डोरे डालने लगती है। सू भाभी जरा ध्यान देना भैया पर, उनको आदत है भावनाओं में बहने की। मदर फिर से उस हाइबरनेशन चेंबर की मदद से वीआर वर्ल्ड में जाती है, और यहाँ हमें फाइनली पता चलता है कि ये कौन है और इन्हें यहाँ किसने भेजा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मदर भी पहले मिथरेक के लिए काम करने वाली नेक्रोमेंसर थी, बट बाद में एक एथियस्ट ने उसे किडनैप करके रीप्रोग्राम कर दिया। ये एथियस्ट भी पहले मिथरेक का मेंबर था, बट बाद में उसने अपने रिलीजन को झुटला कर बगावत कर दी।
इस बंदे का नाम भी कैंपियन था और क्लियरली ये मदर से प्यार करता था। इसने अपनी पूरी कोशिश करके मदर को एक किलिंग रोबोट से इंसानों की सेवियर बना दिया और इसी ने फादर के साथ मदर को केपलर 22b पर भेजा था ताकि ये लोग यहाँ पर आकर एक एथियस्ट सोसाइटी बनाए और इंसानियत को बचा सके। सो टेक्निकली मदर एंड फादर एक टाइप के एडम एंड ईव हैं, बट फॉर एथियस्ट। उन्हें यहाँ भेजने से पहले ओरिजिनल कैंपेन ने मदर की सारी मेमोरीज मिटा दी थी। आई थिंक क्योंकि वो मरने वाला था या फिर वो नहीं चाहता था कि आगे के ह्यूमंस इसे अपना क्रिएटर या मसीहा समझकर इसको भी भगवान बना डाले, जो कि अब भी 100% एक पॉसिबिलिटी है। ये सब देखकर मदर काफी इमोशनल होती है, मतलब उसके अंदर भी कुछ फीलिंग्स हैं। ऑकवर्ड। वापस आकर मदर देखती है कि टेम्पेस्ट ने कुछ खाकर सुसाइड करने की कोशिश की है, बट समय रहते वो उससे उल्टियां करवाकर उसे बचा लेती है और मदर उससे वादा करती है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए वो अब किसी को मरने नहीं देने वाली। वो ट्रैकर से आता है जो मदर ने जंगल में छुपाए थे, उसे कोई ढूंढकर अपने साथ लेकर जाता है और उसकी मदद से मिथरेक के लिए जाल बिछाता है। मतलब उसे पता नहीं था कि उसके लिए मिथरेक आएंगे, जो भी ढूंढने आएगा उसके लिए जाल बिछाता है। एक फेल अटेम्प्ट के बाद मिथरेक समझ जाते हैं कि ये सारा एरिया बूबी ट्रैप्ड है। फिर अचानक इनका सामना उस अननोन शख्स से होता है जो एकदम सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाली छलांगे लगाकर वहां से भाग जाता है। जो भी है, ये चीज इंसान तो बिल्कुल नहीं लगती। यहीं पर मार्कस को आसपास के सारे एरिया का मैप मिलता है, जिसकी मदद से वो मदर के कैंप को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। रात में उस रेपिस्ट के साथ बात करने के बाद मार्कस अपने दिमाग को शांत करने सू के पास जाता है एंड देन दे डू इट। इधर मार्कस को जबरदस्त ट्रिपी एक्सपीरियंस मिलता है, जिसमें वो देखता है कि उसका रिफ्लेक्शन वो रेपिस्ट है जो मदर के बनाए चाकू से सू को मार रहा है। भाई ये क्या था? वो सब तो ठीक है, बट मुझे ये बड़े बड़े स्केलेटन्स वाला जानवर देखना है। अब होपफुली एंड के पहले ये दिखा दे कोई सरपंच को। अगली सुबह मैप की मदद से मार्कस और सू फाइनली मदर के कैंप को ढूंढ लेते हैं और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। तो अब मुझे 3 बड़े क्वेश्चंस हैं। पहला, मार्कस के साथ सोल का क्या कनेक्शन है? दूसरा, वो फुदकने वाला आदमी कौन था? और तीसरा और सबसे अजीब, टैली जिंदा कैसे है, या फिर वो जिंदा भी है कि नहीं? पॉल के साथ साथ मदर और फादर दोनों ने उसे देखा था। देख के लग रहा है कि वो किसी तरह का भूत बन के भटक रही है जंगलों में। उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर कैंपेन के साथ वाली अपनी पुरानी यादों को जीना अब मदर का डेली रूटीन बन गया है। वो रोज पहरा देने के बहाने यहाँ आकर ये हरकतें करती है। ऑब्वियसली उसके इस अजीब बिहेवियर को फादर और मार्कस दोनों नोटिस करते हैं। मार्कस समझ जाता है कि मदर जरूर डेली किसी एक ही लोकेशन पर जा रही है। तो मार्कस का मानना है कि पॉल को वापस लाते ही इन्हें उसे सब कुछ सच सच बताना चाहिए, बट सू को ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता। आई मीन क्या बोलेंगे उसे कि बेटे हमने तेरे असली पेरेंट्स को मार दिया, बट हम भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं, तो प्लीज भाई माफ कर दे। सू चाहती है कि ये दोनों बस अपने बेटे पॉल को लेकर यहाँ से भाग जाए, बट फिर मार्कस इसे समझाता है कि जब तक वो नेक्रोमैंसर जिंदा है वो इन्हें कहीं भागने नहीं देने वाली। अगर पॉल को बचाना है तो नेक्रोमैंसर का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मार्कस और उसके सोल्जर जंगल में ये देखने चाहते हैं कि आखिर वो नेक्रोमैंसर घंटों तक कहाँ गायब रहती है। हंटर को आग के लिए लकड़ियां जमा करते वक्त मार्कस का छोड़ा फूड कैन मिलता है। ये देखकर हंटर और हॉली समझ जाते हैं कि बाहर कुछ जिंदा मिथरेक इन पर नजर रखे हुए हैं। कैंपियन और पॉल मदर के साथ बैठकर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे थे। जिस पजल को सॉल्व करने में कैंपियन को 20 मिनट से ज्यादा लग गए, वो पजल पॉल ने बस 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। ये देखकर कैंपियन इससे काफी जलस फील करता है। इन दोनों की दोस्ती अब धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जंगल में तलाशी के दौरान मार्कस का एक सोल्जर उसे पर्सनली थैंक यू बोलने आता है। अपेरेंटली इसके पापा ने एक एथियस्ट बच्ची को मारने की बजाय उसे अपना बंदी बना लिया था, बट फिर उस एथियस्ट बच्ची ने इस मौके का फायदा उठाकर बम से ढेर सारे मिथरेक सोल्जर को उड़ा दिया और फिर सजा के तौर पर मार्कस ने असली मार्कस ने इसके पापा को मार दिया था। बट ये भाई साहब इसलिए खुश हैं कि मार्कस ने किसी एंड्रॉइड की मदद लेने की बजाय खुद इसके पापा को मारा। मारने से प्रॉब्लम नहीं है, किसने मारा इससे प्रॉब्लम है। वाह। इसका मानना है कि उसके पापा कमजोर थे, बट मार्कस इसे समझाता है कि उसे कमजोरी नहीं कहते, इन शॉर्ट इंसानियत कहते हैं। ये चीज को इतना इंपॉर्टेंस दिया है, मतलब आगे बैक फायर करेगी लग रहा है। तभी सू को वहां एक हाइबरनेशन पॉड मिलता है। इसका लॉक चेक करने के बाद ये समझ जाते हैं कि मदर यहाँ पर इसे ही यूज करने आती है। इसे यूज करते वक्त मदर खुलेआम अपने नॉर्मल रूप में रहती होगी। मार्कस समझ जाता है कि अगर मदर को ठिकाने लगाना है तो यही सही टाइम होगा। जब भी वो सिमुलेशन में होगी तब वो बाहर उसकी बॉडी को बम से उड़ा देंगे। फिर मदर को कैंप में टैली के स्टाइल में बनाए ड्राइंग्स मिलते हैं। इन ड्राइंग्स में अपनी पुरानी यादों को देखकर मदर काफी हैरान है। उसे लगता है कि जरूर कोई उसका पीछा करते हुए सिमुलेशन के अंदर चला गया था,
पॉल अब फंगस खा खाकर तंग आ चुका है और अब उसे भी एलियन मटन खाना है, बट वो खुद किसी की जान नहीं लेना चाहता। इसीलिए वो अपने टैलेंट को यूज करके इन जानवरों को मारने वाली एक मशीन या फिर एक टाइप का जाल बनाता है। ये देखकर कैंपियन गुस्से में पॉल की कुटाई करने लगता है और फिर तभी फादर कैंपियन को पकड़कर उसकी मम्मी के पास लेकर जाता है। मदर कैंपियन पर काफी गुस्सा है। ये इसे समझाती है कि वायलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, उल्टा और बिगड़ जाते हैं। बट फिर कैंपियन इसे उल्टा जवाब देकर वहां से चला जाता है कि मम्मी तुम तो रहने ही दो वायलेंस की बातें। कैंपियन के जाने के बाद मदर उन ड्राइंग्स के बारे में फादर से पूछताछ करती है। इसे लगता है कि शायद फादर ही चुपके से रोज इसका पीछा कर रहा है, बट एज एक्सपेक्टेड फादर को इस बात का कोई आइडिया नहीं। उल्टा उसे अब ऐसा लगने लगा है कि शायद मदर के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। फिर इसका पता लगाने मदर वापस उस पॉड सिमुलेशन में जाकर सीधा कंप्यूटर से पूछताछ करती है और यहाँ इसे पता चलता है कि ये सब काम एक वायरस का था। इस वायरस ने क्रिएटर कैंपियन का रूप लेकर मदर को वापस अपने पास बुलाने ये सारा कांड किया था। बट फिर कैंपियन इसे बताता है कि मदर के अंदर कोई वायरस नहीं है, मदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये सब उसके मेमोरीज का हिस्सा है। एंड देन दे डू इट। आई मीन एक वायरस और एक रोबोट के बीच व्हाई? वेल व्हाई नॉट? जब इन दोनों के बीच अंदर डेटा ट्रांसफर चला था तभी बाहर मौका देखकर मिथरेक ने मदर को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लिया। ये लोग उस पॉड के चारों तरफ बम लगा देते हैं और वो रेपिस्ट आर्क में मिले रिफ्लेक्टर को लेकर मदर के सामने खड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा सा आईना कुछ देर के लिए नेक्रोमेंसर के पावर को कंट्रोल करेगा, बट खराब टेक्नोलॉजी के कारण इनका प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है और मदर अपने जेडाई पावर्स को यूज करके वहां से अपने बच्चों को लेने भागती है। फिर कैंपियन को पता चलता है कि विटा टैली के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। पहले से लगता है कि विटा बस इसके ऐसे ही मजे ले रही है, बट बाद में वो खुद भी टैली की झलक देखता है। साला ये सब छोड़ो, पहले तुम ये टैली का मिस्ट्री सॉल्व करो भाई। ये सोल, मदर और बाकी सब गए ऑयल लेने। दूसरी तरफ सू और मिथरेक का एक छोटा ग्रुप मदर के कैंप पर हमला करते हैं। सू पॉल को लेकर भागती है और बाकी सोल्जर्स फादर से लड़ने लगते हैं। फादर अपने बच्चों को मार्कस की शिप में छुपाकर एक एक करके उन सोल्जर्स को ठिकाने लगाने लगता है। पहले लगता है कि शायद फादर ये लड़ाई आराम से जीत जाएगा, बट फिर नॉटी हंटर शिप के अंदर लगे माइक को यूज करके मिथरेक सोल्जर्स को फादर की लोकेशन बताता है। मिथरेक फादर को चारों तरफ से घेर कर मारने ही वाले थे कि तभी अचानक वहां पर मदर आ जाती है, बट इसे आने में बहुत देर हो गई। हमले में फादर बुरी तरह से घायल हो चुका है। सू और पॉल जाकर मार्कस से मिलते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि मदर अब भी जिंदा है। फिर सू के मना करने के बावजूद भी मार्कस पॉल को वापस कैंप भेजता है। तब इनका प्लान यह है कि पॉल मौका देखकर मदर से उसकी आंखें छीनकर भाग जाएगा और बाहर आने पर मार्कस मदर को मार देगा। पॉल एकदम प्लान के मुताबिक मदर से उसकी आंखें छीनकर भागता है और मदर के बाहर आने पर मार्कस उस पर हमला कर देता है। मार्कस मदर को बुरी तरह से घायल करके फिनिश ही करने वाला था कि तभी उसे फिर से अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देती हैं, मदर को जिंदा छोड़ दो, मदर को जीने दो। मार्कस कंफ्यूज होकर मदर को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाता है। आवाजें, आत्मा, एलियंस, रोबोट और वायरस के बीच सेक्स, भाई चल क्या रहा है इस शो में? जो भी है एकदम नया और मजेदार है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंपियन एक सोल्जर की बंदूक चुराकर मदर को बचाने की कोशिश करता है, बट फिर मदर उसे याद दिलाती है कि वायलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जाते। मार्कस मदर को एक झोपड़ी में अटकाकर कैंपियन को एक स्टोरेज रूम में बंद करता है। सू पॉल वाले स्टंट को लेकर मार्कस से अभी भी काफी नाराज है। उसका मानना है कि इन तीनों को अब ये सब छोड़कर ट्रॉपिकल जोन में जाकर नए से शुरुआत करनी चाहिए, बट मार्कस इसे बताता है कि उसे पहले ये दोनों एंड्रॉइड्स को रीप्रोग्राम करना है। यहाँ सू को शक होता है कि शायद मार्कस अब पार्टी बदलने के मूड में है। इंटरोगेशन के दौरान मदर मार्कस को बताती है कि वो जानती है कि ये असली मार्कस नहीं है, ये कोई एथियस्ट है जो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मिथरेक के बीच रह रहा है। उसने इसका चेहरा देखते ही ये सब स्कैन कर लिया था। ये ऐसे कौन इंटरोगेट करता है भाई? मिथरेक फादर को रीप्रोग्राम करके उसे अपना नौकर बना लेते हैं। देख के लग रहा है कि फादर का कंट्रोल अब बस उसके इस एक उंगली पर ही है। मिथरेक बैप्टिज्म के जरिए कैंपियन का धर्म प्रवेश करवाने की तैयारी में लग जाते हैं, तो दूसरी तरफ टेम्पेस्ट का भरोसा अब सोल से पूरी तरह से उठ चुका है। सारे बच्चों को कैंपियन की फिक्र पड़ी है। पॉल अपने सपने में मिथरस शहर को देखकर पत्थर से उसका मॉडल बनाने लग जाता है। ये सब देखकर बाकी मिथरेक को लगता है कि शायद पॉल ही उनका मसीहा है, बट प्रोफेसी के हिसाब से इनका मसीहा अनाथ होगा। अब ये नहीं जानते कि टेक्निकली पॉल भी तो अनाथ ही है। टेम्पेस्ट चुपके से जाकर कैंपियन को खाना देती है और इसे बताती है कि अपने भले के लिए मिथरेक के सामने झूठ मूठ उनके रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेना। टेम्पेस्ट के जाने के बाद कैंपियन को अंदर टैली की आवाजें आने लगती है जो इसे सुसाइड करने के लिए उकसा रही थी। वी मिस यू, अपने आप को मार दे और हमारे साथ आ जा। मार्कस मदर के तानों से और अपने दिमाग में घूम रही आवाजों से परेशान होकर पॉल को धक्का मार देता है। आखिर क्यों सोल मदर को जिंदा रखना चाहती है या फिर चाहता है?
मिथरेक एक काम चलाओ चर्च बनाकर कैंपियन का बैप्टिज्म शुरू करते हैं, बट फिर वहां पर अपने सिबलिंग्स के कब्र वाले हेडस्टोन देखकर कैंपियन की सटक जाती है। कैंपियन फादर पर हमला करके बैप्टिज्म को अधूरा छोड़कर भागने की कोशिश करता है, बट फादर उसे पकड़कर वापस उस स्टोरेज रूम यानी साइलो में बंद कर देता है। जैसे ही सू को पता चलता है कि मार्कस ने पॉल पर हाथ उठाया था, वो गुस्से में जाकर मार्कस से झगड़ने लगती हैं। यहाँ मार्कस से याद दिलाता है कि सू उसी की वजह से जिंदा है। फिर मार्कस मदर का बनाया चाकू देखकर फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में घुम जाता है, क्योंकि वही चाकू है जो उसने अपने विजन्स में देखा था। मार्कस वहां से निकलकर फादर के साथ मदर को किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाने की तैयारी करता है। यहाँ मदर भी समझ जाती है कि मिथरेक ने फादर को रीप्रोग्राम कर दिया है। एक मिथरेक सोल्जर जिसके पापा को मार्कस ने मारा था, इन्हें आधी रात मदर को ट्रांसफर करते हुए देख लेता है। मदर इसे बताने की कोशिश करती है कि ये मार्कस असली नहीं है बल्कि एथियस्ट बहरूपिया है, बट उस बंदे को एंड्रॉइड से ज्यादा अपने बॉस पर भरोसा है। इस बंदे को याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है इसे। कैंपियन को फिर से टैली की आवाजें आने लगती है, जिसे खिड़की से झांककर मदर और फादर की करंट कंडीशन को देखने बोलती है। टेम्पेस्ट भी इनका पीछा करते करते जंगल में गुम हो जाती है। तो मार्कस का प्लान है मदर को एक गड्ढे में गिराकर मार देना। उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से वो आवाजें बंद हो जाएगी, बट इसी दौरान उसे फिर से वो आवाजें सुनाई देती हैं कि मदर को जिंदा छोड़ दो। मार्कस उन आवाजों को इग्नोर करके फादर से कहता है कि वो मदर को गड्ढे में ढकेल दे। ऑर्डर के मुताबिक फादर मदर को ढकेल देता है, बट फिर अपनी उस एक उंगली से रस्सी पकड़कर मदर को बचा लेता है। सॉरी भाई, रियली सॉरी। पिछले एपिसोड में बहुत खरी खोटी सुना दी थी। असली हीरो तो ये है, एक उंगली से खेल गया भाई। मार्कस की आवाजें अब विजन्स में बदलने लगती हैं और फिर उसका सामना अपने पुराने वर्जन से होता है। केलब वर्सेस मार्कस वाली इस लड़ाई में केलब जीत जाता है और मार्कस बुरी तरह जख्मी होता है। आवाजों को सुनकर भाई ने खुद का ही पेट चीर डाला। मदर इस मौके का फायदा उठाकर गड्ढे से बाहर आती है और यह फादर से वादा करती है कि जल्द ही वह फादर और अपने बच्चों को बचाने जरूर आएगी। मार्कस के दिमाग में अब भी वही आवाजें घूम रही हैं, मदर को जाने दो, मदर का जिंदा रहना जरूरी है। सू पॉल के जाल से मिले जानवर का गोश्त इकट्ठा करके वहां से भागने की तैयारी में है। तभी पॉल को चर्च में अपना माउस वापस मिल जाता है। देख के लग रहा है कि शायद वाकई में पॉल ही वो प्रॉफिट है, बट तभी फादर वहां जख्मी मार्कस को लेकर आता है। तो मार्कस का मानना है कि वो मसीहा यानी प्रॉफिट पॉल नहीं बल्कि वो खुद है। बंजर जमीन पर रहने वाला वो अनाथ बच्चा पॉल या कैंपियन नहीं बल्कि मार्कस है, केलब है। मार्कस को ये बात उन आवाजों ने बताई थी। ये सब सुनकर सू का सर चकराने लगता है। मार्कस के आइडेंटिटी क्राइसिस वाला प्रॉब्लम अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। आवाजों और विजन्स के साथ अब उसे अपनी आइडेंटिटी को लेकर डरावने सपने भी आ रहे हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत ऐसे ही एक सपने से होती है, जिसमें मार्कस अपना चेहरा काटकर अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। नींद से जागने के बाद मार्कस अपने बेटे पॉल को एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर बनाने का वादा करता है, बट देख के नहीं लग रहा कि पॉल को अपने पापा की बातों में कोई इंटरेस्ट है। वो अब इसके नए रूप से डरने लगा है। मदर अपनी मरम्मत करवाने मिथरेक के आर्क में जाती है। वहां शिप के मलबे में मिले एक मेडिकल एंड्रॉइड की मदद से मदर अपनी रिकवरी शुरू कर देती है। जल्दी मदर को पता चलता है कि फुली रिकवर होने के लिए उसे और ज्यादा एंड्रॉइड खून की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये सफेद लिक्विड। तभी अपनी बॉडी को ट्रबल शूट करते वक्त मदर को उसके पेट में एक गांठ मिलती है। स्पॉइलर अलर्ट, मदर प्रेग्नेंट है। यस, इंसानों के टाइप वाली प्रेग्नेंट। वह एक कैंपियन मान गए तेरी एफिशिएंसी को। मदर को अगर जल्दी रिकवर होना है तो इस फीटस को और खून की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि ये फीटस इंसान का है, कार्बन बॉडी, तो ऑब्वियसली इसे ब्लड प्लाज्मा लगेगा, मतलब लाल खून। वहां मौजूद सारे एंड्रॉइड्स को ड्रेन करने के बाद मदर एक एलियन जानवर को मारकर उसका खून इस्तेमाल करती है। भाई ये किस टाइप के क्रेविंग्स आ रहे हैं इसको। हंटर भांप लेता है कि फादर अपने उंगली से मोर्स कोड की मदद से कोई मैसेज भेज रहा है। वो मैसेज है सोल इज द लाइट। हंटर को लगता है कि शायद मिथरेक की प्रोग्रामिंग चेंज करने के बाद फादर बस ग्लिच कर रहा है और कुछ नहीं। मार्कस नहीं चाहता कि पॉल और वो एथियस्ट बच्चा मतलब कैंपियन एक दूसरे के दोस्त बने, इसीलिए वो अपने बेटे को कैंपियन से दूर रहने को कहता है। शू और पॉल दोनों मार्कस की इन अजीब हरकतों से परेशान होकर कैंपियन के साथ वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। इसी के चलते पॉल चुपके से जाकर कैंपियन को एक कम्युनिकेशन डिवाइस देता है। मार्कस पॉल को फिर से कैंपियन से बात करता देख काफी गुस्सा है और वो यहाँ ये भी भाप लेता है कि सू और पॉल उसे छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हैं। तो इससे पहले कि सू कुछ करे, मार्कस उसे ले जाकर एक साइलो में बंद कर देता है। सारे मित्र मिलकर सू को वापस सोल के रास्ते पर लाने उसके लिए प्रे करने लगते हैं। ये देखकर हॉली और वीटा समझ जाते हैं कि भाई समय रहते इन्हें भी टेम्पेस्ट की तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए था। टेम्पेस्ट को तो हम भूल ही गए। टेम्पेस्ट मदर को ढूंढते हुए आर्क के अंदर चली जाती है, बट फिर मदर उसे वहां से भगा देती है क्योंकि मदर को लग रहा है कि शायद उसकी ये नई खून पीने वाली क्रेविंग्स उसे टेम्पेस्ट पर हमला करने पर मजबूर कर दें। कैंपियन पॉल के बताए प्लान के मुताबिक जमीन में सुरंग करके साइलो के बाहर आता है और भागने से पहले मिथरेक के चर्च को आग लगा देता है। आग देखकर मार्कस को लगता है कि शायद ये सोल का कोई साइन है,
इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर पॉल, हॉली, वीटा और सू भी वहां से भाग जाते हैं। पहले इनका प्लान था मार्कस के शिप में बैठकर भागना, बट फिर ये देखते हैं कि मार्कस ने शिप के सिस्टम में कोई झोल कर दिया है, मतलब इन्हें मजबूरन अब जमीन का रास्ता लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ फादर कैंपियन का पीछा करते हुए जंगल में जाता है, बट फिर किसी तरह अपने एक्शंस पर कंट्रोल करके कैंपियन को वहां से भागने देता है। मदर अपने सवालों का जवाब पाने वापस सिमुलेशन वर्ल्ड में जाकर अडल्ट कैंपियन से मिलती है। यहाँ कैंपियन इसे एक शॉकिंग न्यूज देता है, मदर वाकई में प्रेग्नेंट है। ये कोई एक्सीडेंट या रैंडम चीज नहीं, बल्कि पहले से यही उसका मेन मिशन था। छोटा कैंपियन और बाकी के बच्चे तो मदर के लिए बस ट्रायल सब्जेक्ट्स थे। मदर का असली मिशन और इंसानियत का फ्यूचर उसके कोक में पल रहा ये फीटस है, जिसे आई थिंक कैंपियन ने पहले ही प्लान कर दिया था। मदर के रिएक्शन को देख के लग रहा है कि सबसे ज्यादा इंसानियत तो इसके अंदर है। मदर से भागकर आर्क में भटकते वक्त टेम्पेस्ट को उसका रेपिस्ट यानी ओथो दिखता है। टेम्पेस्ट मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, बट फिर वहां पर मदर आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। तो उस जंगल वाले हादसे के बाद से ही ओथो अपने गार्ड का सर बैग में लेकर घूम रहा है, क्योंकि अगर ये अपने गार्ड से ज्यादा दूर गया तो उसका हेलमेट इसकी जान ले लेगा। सही जुगाड़ है भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल। मदर ओथो को मारने की बजाय उसे अपना चलता फिरता ब्लड बैंक बना देती है। मदर को प्रेग्नेंट और उसकी ये खून पीने वाली क्रेविंग्स देखकर टेम्पेस्ट बहुत परेशान है। मार्कस गुस्से में फादर की उंगली काट देता है, वो उसके टैप 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 से परेशान हो गया था। तभी हंटर के ध्यान में आता है कि वो मोर्स कोड वाला मैसेज सोल इज द लाइट एक्चुअल में फादर के सिस्टम को एक्सेस करने वाला पासवर्ड है। फिर इसी पासवर्ड की मदद से हंटर फादर को रीसेट करके वापस लाता है। ये फादर इज बैक और उसी के साथ उसके डेडली पीजेज आर आल्सो बैक। मार्कस को लगता है कि उसके बच्चे को ढूंढने में बस अब उसकी सोल ही मदद कर सकता है। फिर सोल से बात करने मार्कस सबको लेकर उस बड़े से पत्थर यानी टेंपल के पास जाता है। ये भाई की अब पूरी सटक गई है। कैंपियन को भी अब धीरे धीरे पॉल की बातों पर भरोसा होने लगा है। I mean, उसने खुद 10 बार टैली का भूत देखा है, बट इसे लगता है कि गड्ढे में गिर के वापस आने वाले यानी सोल के फिर से जिंदा किए लोग ईविल होते हैं, बट पॉल को पूरा यकीन है कि उसका चूहा कोई ईविल नहीं। मदर टेम्पेस्ट और ओथो को लेकर किसी स्टेबल जगह की तलाश में निकलती है, जहां वो अपने होने वाले बच्चे को अच्छे से जन्म दे पाए। टेम्पेस्ट को लगने लगा है कि मदर का फोकस अब बाकी बच्चों से हटकर अपने होने वाले बच्चे पर ज्यादा जा रहा है। आर्क के मलबे की तलाशी लेते वक्त हॉली को वहां पर उनका अर्थ से लाया एक रेलिक मिलता है। रेलिक मतलब एक प्राचीन निशानी, और इस दांत का रेस बाय वुल्फ्स की मेन स्टोरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। रोमन मिथोलॉजी के मुताबिक रोमुलस और रेमस नामी 2 जुड़वा बच्चों को एक फीमेल वुल्फ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। ये रेलिक यानी दांत रोमुलस की बॉडी से निकाला गया था। तो हॉली को लगता है कि इनका यहाँ आकर इस रेलिक को ढूंढना सोल की निशानी है, बाकी किसी को ऐसा नहीं लग रहा। ओके, मदर को भी फाइनली अपनी डिलीवरी के लिए नई लोकेशन मिल जाती है, जहां पर ये अजीब अजीब से मेटालिक कार्ड्स लगे हैं। सू और बाकी के बच्चे भी भटकते हुए आकर मदर और टेम्पेस्ट से मिलते हैं। यहाँ मदर इन्हें अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताकर कमजोरी से गिर जाती है। बच्चों के मनाने के बाद सू फाइनली मदर की हेल्प करने के लिए तैयार होती है। उधर टेंपल पर पहुंचने के बाद भी मार्कस को सोल की आवाज नहीं आती। फिर परेशान होकर मार्कस हंटर को टॉर्चर करने लगता है और उसकी लॉयल्टी चेक करने मार्कस हंटर का हाथ लेकर उस पत्थर के सुराख में डाल देता है। लकीली हंटर का हाथ नहीं जलता, विच मीन्स कि ये सच बोल रहा है। इसे वाकई में सू के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। मार्कस की इस हरकत को देखकर बाकी मिथरेक का इस पर से भरोसा उठने लगा है। उधर केव्स में मदर सू को बताती है कि वो जानती है कि सू और मार्कस प्लास्टिक सर्जरी से अपना भेष बदलकर मिथरेक के बीच रह रहे हैं। सू को लगता है कि शायद मदर उसे ब्लैकमेल कर रही है, बट आई थिंक ऐसा नहीं है। मदर के बात करने का तरीका ही थोड़ा ऑफेंसिव है। एनीवेज, जो भी है, इन दोनों को एक साइड देखकर अच्छा लगा। मार्कस भैया की खैर नहीं। अब अंधेरा होते ही मौका देखकर फादर और हंटर मार्कस की शिप लेकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर मार्कस गुस्से में एक मिथरेक सोल्जर का गला काट देता है, क्योंकि शिप की रखवाली करना इसी का काम था, बट ये घोड़े बेचकर सो गया था। ये देखकर मिथरेक अब पूरी तरह से मार्कस के खिलाफ हो जाते हैं। फिर मदर उन कार्ड्स को स्कैन करके अचानक एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है। इन विजन्स में मदर देखती है कि टैली की तरह ही कुछ हुड पहने लोग एक उल्टी करने वाली एलियन की पूजा कर रहे हैं। तभी ओथो ब्लड फ्लो को रिवर्स करके बैटमैन वाला बेन बन जाता है और मदर दर्द के मारे सिमुलेशन से बाहर आती है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ब्लड फ्लो रिवर्स करके कौन मसल बनाता है भाई। ओथो अपने नए पावर्स की मदद से इन सब पर भारी पड़ने लगा है, बट फिर हॉली इसे अपनी होली बॉडी ऑफर करके ओथो का ध्यान भटकाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टेम्पेस्ट गार्ड के सर को ओथो के बैग से निकालकर नीचे फेंक देती है और प्रॉक्सिमिटी ट्रिगर के एक्टिवेट होते ही ओथो का सर पिचक जाता है। वेल प्लेड, गर्ल्स गेट इट डन। इसी दौरान फादर और हंटर भी अपनी शिप में बैठकर यहाँ पहुंच जाते हैं। ओथो के मरने के बाद मदर का फीटस रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इसे लगता है कि शायद ओथो के रिवर्स ब्लड फ्लो की वजह से ये मर गया।
फादर और हंटर ये बच्चे वाली बात सुनकर पूरे कंफ्यूज हैं, बट फिर भी वो एलियन जानवर ढूंढकर इसकी मदद करने का प्लान बनाते हैं। इनके वापस लौटने तक सू मदर को अपना खून देकर उसके फीटस को रिस्टार्ट करती है। सू इसे बताती है कि वो खुद मां नहीं बन सकती, बट वो मदर के बच्चे को बचाने में इसकी पूरी मदद करेगी। मार्कस के बाद अब पॉल को सोल की आवाजें सुनाई देती है और फिर वो इन आवाजों के कहने के मुताबिक उन मेटल कार्ड्स को आग में फेंक देता है। देख के लग रहा है कि सोल पॉल की मदद से सबूत मिटा रहा है ताकि मदर को एक्चुअल सच ना पता चले। दूसरी तरफ मिथ्रेक सोल्जर फाइनली समझ जाते हैं कि मार्कस एक बहरूपिया है और फिर ये बंदा मार्कस को मदर की आंखें खिलाकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। ऑब्वियसली ये मरा नहीं, क्योंकि फिनाले अभी बाकी है। एपिसोड 10 का टाइटल है द बिगिनिंग और वाकई में ये एपिसोड सही मानों में एक नई शुरुआत ही है। अपनी बेबी की डिलीवरी करने मदर सबको लेकर एक नई लोकेशन पर जाती है, वही लोकेशन जो उसने अपने टैरो कार्ड्स वाले विजन्स में देखी थी। सू, फादर और बाकी सबका मानना है कि ये नई लोकेशन इनके लिए खतरनाक हो सकती है, बट मदर और पॉल दोनों को पूरा यकीन है कि ये लोकेशन डिलीवरी के लिए एकदम परफेक्ट है। पॉल को सोल ने बता दिया था कि उस बच्चे के पैदा होने के पीछे सोल का हाथ है, इसलिए पॉल का मानना है कि सोल यहाँ इन्हें हर खतरे से बचाए रखेगा। कैंपियन और फादर दोनों मदर के होने वाले बच्चे से काफी जेलस फील कर रहे हैं। कैंपियन को लग रहा है कि मदर उस बच्चे को कैंपियन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, तो फादर इस बात से नाराज है कि मदर किसी दूसरे बंदे से डेटा ट्रांसफर करवा के आई है। फादर का मूड और बिगाड़ने मदर उसे अपने सिमुलेशन वाली सारी कहानी सुना देती है कि वो बीच बीच में जाकर चुपके से अपने क्रिएटर यानी अडल्ट कैंपियन से मिलती थी। ये बच्चा उसी की देन है और उनके यहाँ आने का मेन मकसद यानी मेन मिशन यही है। छोटा कैंपियन और बाकी बच्चे तो बस इनके लिए नेट प्रैक्टिस थी। ये सुनकर फादर बहुत गुस्सा होता है। उसे लगता है कि शायद मदर का सिस्टम क्रैश हो गया और उसे वहीं छोड़कर अकेला गुस्से में वहां से चला जाता है। सारा ये एंड्रॉइड्स का भी कट सकता है, आज पता चला। सू मदर का सैंपल टेस्ट करके ये पता लगाती है कि उसका बच्चा तेजी से बड़ा हो रहा है और वो जल्द ही पैदा भी होगा। उसके सैंपल देखकर ये बात साफ हो गई कि होने वाला बच्चा सारे ह्यूमन से काफी स्ट्रॉन्ग होगा। पॉल अपने चूहे का पीछा करते एक छुपी हुई केव के अंदर जाता है। इस केव में वो बड़े से सांप और स्पेसशिप के ड्राइंग्स बने हैं, एक तरीके की भविष्यवाणी। इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। यहाँ फिर से पॉल को सोल की आवाजें आती हैं जो इसे अपने आगे के मिशन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। फिर हम देखते हैं कि मार्कस जिंदा है। ऑब्वियसली मदर की आंखों को हजम करने के बाद इसकी बॉडी पर ये अजीब वाले रैशेस आ गए हैं और इन्हीं के साथ उसे अजीब वाले हेलुसिनेशंस भी आ रहे हैं। होश आने पर मार्कस ने अपनी शिप को दूर लैंड होते देखा था। उसे लगा कि ये सोल इसे रास्ता दिखा रहा है। शिप की तलाश में भटकते हुए मार्कस उस सांप के ढांचे के पास पहुंचता है, जिसे हाथ लगाते ही उसे फिर से आवाजें सुनाई देती है। ये था एक और इंडिकेशन कि जल्द ही हमें वो बड़ा सा सांप दिखने वाला है। पॉल अपने चूहे को कैंपियन के हवाले करके मदर के होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट लाने निकलता है। सू ये सब सुनकर समझ जाती है कि पॉल जरूर कुछ बड़ा कांड करने वाला है। फिर इसका पीछा करते वो पॉल को उनके शिप के पार्ट चुराते हुए पकड़ लेती है। पॉल सोल के कहने के मुताबिक उन पार्ट्स को गड्ढे में फेंककर इंसानों को यहीं अटकाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि सोल ने इससे कहा था कि मदर के बच्चे और इंसानों के लिए यही जगह परफेक्ट है। ये सब सुनने के बाद सू मजबूरन पॉल को समझाती है कि बेटे, ये सोल वगैरह कुछ नहीं होता। तेरे पापा भी ऐसे ही सोल के चक्कर में बहकी बहकी बातें करके पगला गए। पॉल ये सब सुनकर समझने का नाटक करता है, बट भाई अब इससे भी बड़ा कांड करने वाला है, देख लेना। आधी रात को मदर पास वाले गड्ढे के पास खड़े होकर अपने क्रिएटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि प्लीज मुझे बता दो कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद मुझे क्या करना है। तभी पीछे से वो फुदकने वाला आदमी आकर मदर पर हमला करता है, बट मदर घूमकर उसे वन फिंगर डेथ पंच से मार देती है। जब फादर इसका मांस निकालता है तो इन्हें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि यहाँ का लोकल एलियन है। वेल, टेक्निकली लोकल एलियन नहीं होता, एलियन तो बाहर से आने वाले होते हैं। एनीवेज, फादर को लगता है कि शायद ये उन जंगली जानवरों से इवॉल्व होकर ऐसा बना है, बट फिर इसकी बैग में फादर को इंसान की खोपड़ी मिलती है। जांच करने पर फादर को पता चलता है कि ये खोपड़ी इंसान की तो है, बट अर्थ वाले इंसान की नहीं, केपलर 22b वाले इंसान की। वाह रे डॉक्टर सालुंखे, बस चक्कर पता लगा लिया। तो यहाँ हमें रिडली स्कॉट की प्रोमेथियस मूवी का भी ईस्टर एग मिलता है। उस मूवी के हिसाब से इंसान धरती पर नहीं पैदा हुए थे, बल्कि वो कहीं से माइग्रेट होकर अर्थ पर आए थे। आई थिंक इस वाले में इन्होंने इसी कंसेप्ट को उल्टा कर दिया कि इनसे पहले भी ह्यूमंस यहाँ पर आकर बस गए थे, बट किसी वजह से उन सांपों की तरह ही यहाँ के ह्यूमंस भी लुप्त हो गए। फादर को सैंपल टेस्टिंग से एक और बात पता चलती है कि उसके हिसाब से यहाँ के ह्यूमंस इवॉल्व नहीं बल्कि अपने खात्मे से पहले डिवॉल्व हो गए थे। अब इसका क्या मतलब है क्या पता, कोई स्पीसीज डिवॉल्व कैसे हो सकती है यार। जो भी है, फैंस के थेरीज सही रास्ते पे जा रहे हैं। रिडली भैया चुपके से अपने प्रोमेथियस और अपने एलियन फ्रेंचाइज के ईस्टर एग्स छुपा रहे हैं इसमें। I mean, इस लोकल बंदे का लुक भी कुछ कुछ प्रोमेथियस वाले एलियन जैसा दिखता है। मदर से लिए उन सैंपल्स की मदद से सू को पता चलता है कि अर्जेंट डिलीवरी का टाइम आ गया। अगर अभी डिलीवरी नहीं की तो बच्चे के मरने के चांसेस हैं। बट इससे पहले कि सू मदर को ढूंढकर ये सब बताए, पॉल उसे बंदूक दिखाकर रुका लेता है। अपेरेंटली सोल ने पॉल को सब कुछ बता दिया।
कि ये दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं बल्कि बहरूपीय एथियस्ट हैं। फिर पॉल सू को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये सोल पक्का कोई रियल चीज है। थोड़ा सब्र करो, सब समझ आएगा। सू जख्मी हालत में कहीं जा नहीं सकती, इसीलिए वो बाकी बच्चों को मदर को लेने भेजती है। दूसरी तरफ मदर को एक केव में उस उल्टी करने वाली एलियन के रिमेन्स मिलते हैं। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पूजा नहीं बल्कि एक टाइप का सैक्रिफाइस था। आई थिंक यहाँ के लोकल्स उस बंदे को हेलमेट पहनाकर उसकी कुर्बानी दे रहे थे। जो भी है, सेकंड सीजन में सब क्लियर हो जाएगा। मदर इन चीजों की छानबीन कर रही थी कि तभी अचानक उसका डिलीवरी टाइम आ जाता है। एक निहायत ही अजीब और पेनफुल सीक्वेंस के बाद मदर का बच्चा उसके मुंह से निकलकर जन्म लेता है। सरप्राइज सरप्राइज, इसका बच्चा कोई ह्यूमन या टर्मिनेटर नहीं बल्कि एक उड़ने वाला सांप है। ये सांप फिर फौरन मदर से चिपककर उसका एंड्रॉइड खून पीने लगता है। फाइनली सांप दिख गया, बट उसका इतना खतरनाक रिवील एक्सपेक्टेड नहीं था। कैंपियन और बाकी बच्चे मदर को ढूंढने आते हैं, बट मदर इन सबसे अपने बच्चे को छुपा लेती है। बट फिर फाइनली फादर इसे ढूंढ लेता है और यहाँ हमें इस बच्चे की सारी कहानी क्लियर होती है। एकदम ध्यान देकर सुनना। तो वो बच्चा मदर के पेट में उनके क्रिएटर यानी अडल्ट कैंपियन ने नहीं डाला था, बल्कि वो बच्चा यहाँ के किसी लोकल ने मदर को फंसाकर उसके पेट में डाला था। अगेन आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, पहले एपिसोड से इसी को सांप देखना था, बट आई स्वेयर इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है भाई। लोकल्स मतलब यहाँ के सांपों ने। आई थिंक यहाँ के सांप स्ट्रेंजर थिंग्स वाले माइंड फ्लेयर की तरह है, जो अपने होस्ट के दिमाग को कंट्रोल करके उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। एक टाइप का एलियन मॉन्स्टर पैरासाइट। विच मीन्स अगर ये थियरी सही है तो मदर के विजन्स के साथ साथ मार्कस और पॉल के उन आवाजों के पीछे भी इन सांपों का ही हाथ है। ये किसी तरह के हाईली इवॉल्व टेलीपैथिक शक्तियों वाले जीव हैं। बट इस थ्योरी में एक लूप होल है। अगर ये विजन्स केपलर पर रहने वाले सांपों के हैं तो स्पेस में ओथो को सोल की आवाजें कहां से आई? आई थिंक वो सब भी क्लियर हो जाएगा। मदर ये समझ जाती है कि किसी ने उसकी डिजिटल इमोशंस का फायदा उठाकर उसकी मदद से इस बच्चे को जन्म दिया है। मदर जानती है कि इसके बच्चे को जिंदा रहने के लिए एंड्रॉइड खून के साथ साथ इंसानी खून की भी जरूरत पड़ेगी, और शायद इसीलिए उन आवाजों ने पॉल की मदद से उनके शिप को खराब करने की कोशिश की, ताकि जब भी ये बच्चा पैदा हो तो ऑलरेडी उसके पास खाने के लिए शिकार मौजूद हो। आई मीन पीने के लिए। इस सांप के मुंह को देख के लग रहा है कि ये एक टाइप का खून पीने वाला रेप्टाइल है। एक ऐसा खून पीने वाला रेप्टाइल जो उड़ सकता है और काफी तेजी से बड़ा हो रहा है। मतलब अगर मदर को अपने बच्चों की जान बचानी है तो इस सांप को मरना पड़ेगा। मदर उस सांप को अपना खून पीने में बिजी रखती है और फादर के साथ उस स्पेसशिप में बैठकर एक गड्ढे के अंदर चली जाती है, ताकि ये लोग प्लैनेट के कोर में मौजूद लावा में डुबकी लगाकर अपने साथ उस बच्चे को भी मार सकें। कैंपियन इन दोनों को सुसाइड मिशन पर जाते हुए देख लेता है, बट वो कुछ नहीं कर पाता। अपने अंतिम घड़ियों में मदर और फादर के सामने बच्चों की यादें आती हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि इनके जाने के बाद कैंपियन ह्यूमैनिटी का नया लीडर बनेगा। देख के लग रहा है कि ये फादर और मदर का आखिरी मोमेंट है। दूसरी तरफ मार्कस को जंगल में कुछ एथियस्ट मिलते हैं। ये लोग भी यहाँ पर इस हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश में आए थे, बट मार्कस एक छोड़कर सारे एथियस्ट को मार देता है और उस बचे हुए एथियस्ट के साथ प्रे करने लगता है। प्रे करने से पहले मार्कस ने इस एथियस्ट के कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से उनके शिप को कांटेक्ट करके धमकी दी थी कि वो अब इस प्लैनेट का राजा है और सोल नहीं चाहता कि कोई भी एथियस्ट यहाँ पर कदम रखे। बट तभी वहां पर एथियस्ट की शिप लैंड करने आती है। फिर हम देखते हैं कि मदर और फादर दोनों जिंदा हैं, जो उस लावा कोर के थ्रू सेफली निकलकर दूसरे गड्ढे से बाहर आ गए। आई थिंक यहाँ के सांप इन गड्ढों से ऐसे ही ट्रैवल करते होंगे। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो आई थिंक वो अपना बॉडी टेम्परेचर इसी लावा कोर से मेंटेन करते होंगे। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से उन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा खाना और पानी भी नहीं लगता। वो अगर चाहें तो अपने बॉडीज एनर्जी सेविंग मोड में डालकर लंबे समय के लिए हाइबरनेशन में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद वो सांप पूरी तरह से लुप्त नहीं हुए। यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही, कोर की इतनी दहकती गर्मी से भी इनका शिप या बॉडीज कैसे नहीं जले। आई थिंक जहाँ के रेप्टाइल्स ग्रेविटी मैनिपुलेट करके उड़ सकते हैं, वहाँ का फिजिक्स भी थोड़ा अलग होगा। बहुत सारे सवाल है भाई। फादर मौका देखकर मदर को लेकर उस शिप से कूद जाता है और वो सांप एकदम से बड़ा होकर वहां से उड़ जाता है। वो केव्स वाली भविष्यवाणी याद है ना, स्पेसशिप, मदर एंड फादर और उड़ने वाला सांप। शू और बाकी के बच्चे मदर और फादर को मरा हुआ समझकर कैंपियन की तरफ देखते हैं, इंडिकेटिंग कि उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी कैंपियन पर आ गई है। और यहाँ होता है एपिसोड 10 खत्म। जैसा कि मैंने कहा था, ये एपिसोड वाकई में सीजन 2 के लिए एक न्यू बिगिनिंग है। माना कि सीजन 1 को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बट इन्होंने कुछ इनडायरेक्ट जवाब भी दे दिए, एक नए यूनिवर्स का बेस बना दिया। अब सीजन 2 में हम इसे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। मिथरेक वर्सेस एथियस्ट, ह्यूमंस वर्सेस स्नेक और साथ ही साथ केपलर प्लैनेट से जुड़ी ह्यूमंस की हिस्ट्री।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।